हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इकोलॉजी एनवायरनमेंट की क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे जल एवं समुद्री पर्यावरण के बारे में। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ पर हम काफी सारे फैक्ट जो हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि वीओडी क्या है और सीओडी क्या है। इसी तरह से यूट्रोफिकेशन के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक है आपके पीटी और मेंस यानी कि प्री और मेंस की दृष्टि से, और यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि पिछला जो लेक्चर था हमारा प्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षण, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर था। इससे संबंधित हमने चर्चा की और जो पीटी रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी हमने अच्छे से यहाँ पर चर्चा की थी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है जल संसाधन, क्योंकि जल संसाधन के बारे में हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो है हम क्विक रिवीजन के तौर पे उसको लेके चलेंगे, उसके बाद जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण डाटा है उसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं जल संसाधन एवं जल पर्यावरण। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल है। मानव, पशु, पौधे तथा सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व के लिए जल अनिवार्य है। जल न केवल जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि ये कृषि, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल की बात की जाए तो 71% जो है जल है और 29% क्या है, 29% है स्थल। तो ये मैंने आपको बताया था, इंपोर्टेंट फैक्ट था, तो ये आपको याद रखना है। तो जल है। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कि जल तो है 71%, लेकिन फिर भी जल की इतनी किल्लत क्यों है? क्योंकि पीने योग्य जो जल है वह कितना है, सिर्फ 2.5%, यानी कि मीठा जल कितना है, सिर्फ 2.5% जो है मीठा जल है। उसमें भी जो है अधिकतम जल क्या है, अधिकतम जल है बर्फ के रूप में। तो इसलिए जो है जो पीने योग्य जल है उसकी किल्लत हमेशा देखने को मिलती है। तो इसलिए जो है जल काफी महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है और इसको अच्छे से हम देखेंगे इस बार। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं लगभग कवर हो चुके हैं, और जो 2-3 प्रश्न और बाकी हैं उनको भी अब हम कवर कर देंगे। इसके बाद जल से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। जल के महत्व की बात करें तो जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता है। पाचन, पोषण, तापमान नियंत्रण एवं शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। कृषि, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन में उपयोगी है। साथ ही जल पर्यावरण परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। जल के बिना जैविक जीवन की कल्पना असंभव है। जल संसाधन के प्रमुख स्रोत की बात की जाए तो वर्षा का जल होता है। सतही जल जैसे कि नदियां, झीलें, तालाब, बांध, नहरें, समुद्र आदि जो है क्या है, सतही जल है। भूमिगत जल की बात करें तो जैसे कि कुएं, हैंडपंप, बोरवेल, झरने। झरने उनकी बात करते हैं जो जल के नीचे जो है हमारा वाटर लेवल है, हम उसकी बात करते हैं। झीलों का रिसाव आदि है। हिमनद एवं हिमपात से मिलने वाला जल और समुद्री जल जैसे कि खारा जल विलवणीकरण करके उपयोग में लाया जाता है। सतही जल एवं भूमिगत जल, ये सबको पता है, अभी मैंने आपको बता दिया है कि सतही जल और भूमिगत जल क्या है। अब देखते हैं जल पर्यावरण की मूल अवधारणा। जल पर्यावरण यानी कि एक्वाटिक इन्वायरमेंट में वे सभी प्राकृतिक तत्व आते हैं जो जल में पाए जाते हैं तथा आपस में क्रिया करके जलीय जीवन एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। इनमें जल की गुणवत्ता, मात्रा, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, खनिज, घुलित गैसें, जैविक पदार्थ आदि जो है शामिल होते हैं। जैसे कि जल में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है, जल पर्यावरण। चलिए अब देख लेते हैं जल प्रदूषण। एक बार जल पॉल्यूशन देखते हैं, यानी कि वाटर पॉल्यूशन देखते हैं। जिस जल की रासायनिक, भौतिक, जैविक संरचना में अवांछित पदार्थों की अधिकता हो जाती है, यानी कि जल की रासायनिक, भौतिक और जैविक संरचना में अवांछित यानी कि ऐसे पदार्थ जो जल को दूषित करते हैं उनकी अधिकता हो जाती है, तथा जो मानव, जलीय जीवों या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाता है, उनके लिए अनुपयोगी हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। एक तो है घरेलू अपशिष्ट, जिसमें शामिल है सीवेज, डिटर्जेंट, साबुन, तेल, ग्रीस, मलमूत्र आदि। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट, कारखानों से निकलने वाले रसायन, भारी धातुएं, अम्ल, क्षार, रंग, डाई आदि जो है। और कृषि से अगर हम बात करें तो उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक तथा सिंचाई का जो है अतिरिक्त जल। इसके अलावा तेल एवं पेट्रोलियम अपशिष्ट की बात करें तो तेल रिसाव, जहाजों से निकलने वाला तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद।
इत्यादि। और उसके अलावा हम देखें ठोस अपशिष्ट में जैसे कि प्लास्टिक, कचरा, राख, धातु के टुकड़े, कांच, पॉलीथीन इत्यादि। तापीय प्रदूषण की बात करें तो तापीय प्रदूषण में बिजली, घरों, उद्योगों से गर्म जल का नदियों, झीलों में छोड़ा जाना जो है ये क्या है, तापीय प्रदूषण है। जल प्रदूषण के प्रमुख प्रभाव एक बार देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव पर सीधा प्रभाव पड़ता है और उसमें देखा जाता है हैजा, पेचिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कैंसर, त्वचा रोग आदि जो है जल के कारण होने की संभावना रहती है। साथ ही जलीय जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मछलियों की मृत्यु हो जाती है, जलीय जो विविधता है उसमें कमी देखने को मिलती है। और इसका सीधा प्रभाव पारिस्थितिकी असंतुलन पर पड़ता है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है और जैव विविधता कम होती है। खाद्य श्रृंखला के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में चर्चा की थी कि जैसे ही जो है एक कड़ी इसकी टूटती है तो उसकी वजह से खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उनको देख लीजिए। जल की गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिलती है, जल पीने योग्य नहीं रहता है तथा कृषि के लिए अनुपयोगी हो जाता है, आर्थिक हानि भी होती है, जैसे कि मत्स्य पालन, पर्यटन, जलापूर्ति एवं उद्योगों को भारी आर्थिक नुकसान भी होता है। उसके बाद हम देखें सौंदर्य एवं दुर्गंध, यानी कि जल की सुंदरता कम हो जाती है और जल में दुर्गंध भी देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव, सॉरी प्रकार, कितने प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक प्रदूषण। भौतिक प्रदूषण में क्या होता है, तापमान, रंग, गंध, तलछट, मटमैला होना जाना, यानी कि जो उसका भौतिक स्वरूप है उसमें परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें रासायनिक, तो रासायनिक में क्या होता है कि जल का जो गुण है उसके अंदर अवांछित पदार्थ मिलने से और जो है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि रसायन, अम्ल, क्षार, भारी धातुएं, कीटनाशक आदि के मिलने से जो है रासायनिक प्रदूषण होता है। जैविक प्रदूषण की बात करें जैसे कि रोगजनक, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, परजीवी आदि जो है इसमें अगर शामिल हो जाते हैं तो ये क्या होता है, जैविक प्रदूषण माना जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है, रेडियो तत्वों का जल में मिलना, जैसे कि अ, अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा न्यूक्लियर बम वगैरह का अगर विस्फोट कहीं किया जाता है तो उससे जितने भी ऐसे रासायनिक या दूषित तत्व निकलते हैं, या फिर अगर हम बात करें जो हमारा रिएक्टर होता है, रिएक्टर से जो जितने भी जो उसका वेस्ट निकलता है उससे भी प्रदूषण होने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद हम करें तापीय प्रदूषण। गर्म जल छोड़ने से जल में तापमान में वृद्धि होती है, इससे भी जल प्रदूषण में काउंट किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं जल प्रदूषक, यानी कि वाटर पॉल्यूट्स, जो वाटर को गंदा करते हैं उनको ही हम प्रदूषक कहते हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं। जल प्रदूषक वे पदार्थ या जीव हैं जो जल की भौतिक, रासायनिक, जैविक स्थिति को खराब कर देते हैं तथा जलीय जीवन और मानव जीवन के लिए या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैविक प्रदूषक यानी कि बायोलॉजिकल पॉल्यूट्स क्या है, जैसे कि जीवाणु। जीवाणु में अगर हम देखें तो ई कोलाई, साल्मोनेला, विब्रियो कॉलेरी इत्यादि जो हैं जीवाणु हैं। और वायरस की बात करें तो हेपेटाइटिस वायरस, रोटा वायरस इत्यादि। परजीवी की बात करें जियार्डिया, अमीबा इत्यादि परजीवी हैं, ये जल जनित रोग फैलाते हैं, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पेचिस, हेपेटाइटिस इत्यादि को। रासायनिक प्रदूषकों की बात करें तो जिसमें घुलित रसायन जैसे कि अम्ल, क्षार, डिटर्जेंट, फास्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट इत्यादि। कीटनाशक जो है एवं उर्वरक, तो मैंने आपको इसको बता दिया है, तेल, ग्रीस, इसके अलावा विषैले रसायन। भारी धातुओं की बात करें तो भारी धातुओं में क्या शामिल होता है, जैसे कि पारा, सीसा, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम इत्यादि भारी धातुओं में शामिल होते हैं। इसके अलावा ये किससे उत्पन्न होते हैं, तो खनन, धातु उद्योग, बैटरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग रासायनिक कारखानों से उत्पादित होते हैं। और इनका प्रभाव क्या होता है, कैंसर, तंत्रिका तंत्र का विकार होना, किडनी क्षति और विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगर हम देखें प्लास्टिक एवं अन्य ठोस प्रदूषक भी इसमें शामिल होते हैं। तो क्या है, बैग, बोतलें, थर्मोकोल, रबड़, कांच आदि जो है जल में मिलकर दीर्घकालिक तक नहीं सड़ते हैं, इसलिए ये दूषित करते रहते हैं। इसके अलावा माइक्रो प्लास्टिक जो कि 5 एमएम से छोटे होते हैं, 5 एमएम से छोटे होते हैं माइक्रो प्लास्टिक। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है कि जो माइक्रो प्लास्टिक है ये 5 एमएम या 3 एमएम से छोटे होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जलीय जीव के शरीर में पहुंचकर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, तो इनके बारे में हमने अच्छे से पिछली वीडियो में चर्चा की, किस तरह से जो है मानव शरीर में जो माइक्रो प्लास्टिक है या ऐसे ही पॉल्यूट्स हैं, जैसे कि पारा है, सीसा है, कैडमियम है, आर्सेनिक है इत्यादि जो है मानव के शरीर में खाद्य श्रृंखला के माध्यम से किस तरह से पहुंचते हैं और क्या क्या तरीका है उनको पहुंचने का, किस तरह से जो है ये जो है
मैंने एक बताया था 10% का नियम। 10% का नियम में क्या था, ऊर्जा कम होती जाती है, ठीक है, ऊर्जा कम होती जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कि हर जो छोटा जीव है, मान लेते हैं छोटी मछली है, उस छोटी मछली से जैसे ही बड़ी मछली में ये पहुंचते हैं, तो क्या होता है, तो क्या होता है कि इनकी संख्या बढ़ जाती है। यानी कि संख्या बढ़ जाती है क्योंकि बड़ी मछली इनको ज़्यादा खाएगी एक तो ये, तो इसके अंदर स्टोर ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा इसके अंदर स्टोर होगा तो इसको मानव खाएगा, तो जब मानव खाएगा तो फिर मानव के अंदर इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है? तो इस तरह से ये इसकी संख्या बढ़ती जाती है लेकिन ऊर्जा घटती जाती है। चलिए आगे देखते हैं। ये समुद्री एवं मीठे पानी के परितंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। प्राकृतिक जो प्रदूषक हैं उनको एक बार देख लेते हैं। मिट्टी का कटाव, ज्वालामुखी राख, पत्तियां आदि का अवगठन आदि प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही ये जो है सामान्यतः अल्पकालिक होते हैं, यानी कि कम समय के लिए रहते हैं। अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तब ये हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं, अन्यथा ये नहीं छोड़ते हैं। थर्मल प्रदूषक तो जो मैंने आपको बताया है, जो गर्म जल जो है उसमें छोड़ दिया जाता है, तो इससे जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीवों के मरने की संभावना रहती है, साथ ही उसका तापमान भी बढ़ जाता है। अब समझ लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये आपकी परीक्षा में। जैसे कि यूपी पीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से जलीय जीव जो है उसको ऑक्सीजन मिलती है, उसका जीवन चक्र बना रहता है। इसको समझते हैं ये क्या है। जल की गुणवत्ता जानने के लिए बीओडी सीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दो महत्वपूर्ण मानक हैं, जिनसे जल में जैविक एवं रासायनिक प्रदूषण की मात्रा का पता चलता है। अब समझ लेते हैं बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। बीओडी वह मात्रा है जितनी घुलित ऑक्सीजन यानी कि डाइल्यूट ऑक्सीजन जल में उपस्थित जैविक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित करने में उपभोग होती है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। सपोज कीजिए, मान लेते हैं एक जीव जो है इस तालाब में है, इस तालाब में एक जीव रहता है, इसने जितनी भी ऑक्सीजन जो है उपयोग की है, तो उसका ही मापन हम करते हैं, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। और इसका मापन कैसे होता है, इसे 20 डिग्री तापमान पर 5 दिनों में मापा जाता है, इसलिए इसे बीओडी 5 भी कहते हैं। बीओडी की इकाई, इसको कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये है मिलीग्राम प्रति लीटर। बीओडी की इकाई क्या है, मिलीग्राम प्रति लीटर। अधिक बीओडी का अर्थ है जल में जैविक प्रदूषण अधिक है और जल की गुणवत्ता खराब है, यानी कि वहां पर अगर मान लेते हैं अधिक बीओडी होता है, बीओडी अगर अधिक होता है तब क्या होगा कि जल की गुणवत्ता खराब है और यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि जल में ऑक्सीजन कम है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये आप याद रखना। यदि कम है, सॉरी कम है, ये आपको याद रखना है। यदि बीओडी अधिक है तो ऑक्सीजन कम है, अगर बीओडी कम है तो ऑक्सीजन पर्याप्त है। चलिए अब देख लेते हैं सीओडी यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। सीओडी वह मात्रा है जितनी ऑक्सीजन किसी रासायनिक ऑक्सीडाइजर द्वारा जल में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण करने में उपभोग होती है। इसे जो है कुछ घंटों में मापा जाता है, जैसे 2-3 घंटों में। सीओडी की अगर हम इकाई की बात करें तो इसे मिलीग्राम प्रति लीटर में मापा जाता है। और इसके अर्थ की बात करें तो जल में कुल जैविक प्लस अजैविक प्रदूषण अधिक है, जल की गुणवत्ता खराब है, इसको ये देखने का प्रयास करता है। तो सीओडी का मतलब क्या है, आइए एक बार इसमें अंतर देख लेते हैं, इससे हमें और आसानी होगी इसको समझने में। ये जो है जल की कुल प्रदूषण की क्षमता को मापता है, यानी कि जल में जो सीओडी है ना, ये जल में कितना प्रदूषण है ये इसको मापता है। और बीओडी जो है जल में ऑक्सीजन कितना है उसको मापता है, ठीक है। ये सिंपल सा एक आप याद रखिए, बीओडी ऑक्सीजन, सीओडी प्रदूषण। चलिए अब देखते हैं बीओडी और सीओडी में कुछ अंतर है, उनको देख लेते हैं। ये जैविक ऑक्सीजन मांग है, जबकि ये रासायनिक ऑक्सीजन मांग है। मापन में 5 दिन का समय लगता है, इसमें 2-3 दिन का समय लगता है। जैविक पदार्थ ऑक्सीकरण होते हैं, जबकि जैविक और अजैविक दोनों पदार्थ ऑक्सीकरण होते हैं। इसे सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन से मापा जाता है और इसे रासायनिक ऑक्सीडाइजर द्वारा मापा जाता है। बीओडी का मान सीओडी से कम होता है, ये आपको याद रखना है, प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है। तो बीओडी का मान क्या है, सीओडी से कम होता है और सीओडी मान सामान्यतः अधिक होता है। ये जल की जैविक गुणवत्ता दर्शाता है और जल की जो कुल प्रदूषण की मात्रा है इसको कौन दर्शाता है, सीओडी। तो मैंने आपको बता दिया है, चलिए अब देख लेते हैं।
जल की गुणवत्ता और बीओडी और सीओडी में संबंध क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। स्वच्छ जल में बीओडी और सीओडी का मान क्या होता है, कम होता है, ये आपको याद रखना है। बीओडी भी कम होगा और सीओडी भी कम होगा, यानी कि जल में प्रदूषण भी कम होगा, और जो बीओडी है, बीओडी कम होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ठीक है, समझ गए। बीओडी कम होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, इससे जल जो है स्वच्छ होगा। और अगर सीओडी कम होगा तो जो है प्रदूषण कम होगा। तो ये आप दोनों को समझ लीजिए अच्छे से। प्रदूषित जल में बीओडी और सीओडी का मान अधिक होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। सामान्यतः सीओडी का मान बीओडी से 2 या 3 गुना अधिक होता है। यदि बीओडी सीओडी का अनुपात अगर 0.5 है तो जल को जैविक रूप से उपचारित करना आसान होता है। अगर बीओडी सीओडी का अनुपात 0.3 से अधिक है तो जल में जैविक रूप से अपघट्य पदार्थ होते हैं। तो ये चीजें हैं कुछ, आप इनको याद रखिए। अब वो देख लेते हैं एक बार, वर्ग ए में किसको शामिल किया जाता है, जल की गुणवत्ता का वर्गीकरण की बात हम कर रहे हैं। तो अगर आप जल का बीओडी यानी कि मिलीग्राम प्रति लीटर कितना है, 0 से 2 है, तो ये जल उत्तम माना जाता है, सबसे उत्तम श्रेणी का माना जाता है, और ये पीने योग्य जल जो है होता है। इसके बाद अगर हम देखें, यदि बीओडी कितना है, 2 से 3 है, तो ये अच्छा है लेकिन उत्तम नहीं है। सी है अगर, तो ये सी जो है 3 से 6 इसमें रखा जाता है, और ये संतोषजनक है, यानी कि नहाने या फिर अन्य उपयोगी जो काम है उनको करने के लिए उपयुक्त है। अगर बीओडी 6 से 30 के बीच में है तो ये खराब है, मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें, ये 30 से अधिक है तो बहुत खराब है, यानी कि प्रदूषित जल है। तो ये मान है, इसको आप बस एक नजर देख लीजिए कि अप्रोक्स कितना है। बीओडी जल में जैविक प्रदूषण बताता है, तो मैंने आपको बता दिया है। और जबकि सीओडी जो है कुल प्रदूषण को बताता है। तो एक तो ये जैविक प्रदूषण बताएगा, यानी कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा जिस तरह से कम ज्यादा होगी उस तरह से ही जैविक प्रदूषण बताता है। जितना अधिक बीओडी और सीओडी मान उतनी ही खराब जल की गुणवत्ता, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। यूट्रोफिकेशन काफी महत्वपूर्ण है। यूट्रोफिकेशन क्या है, यहाँ से प्रश्न जो है यूपीपीसीएस ने पूछा है, और इसी तरह से इससे जो है प्रश्न यूपीएससी ने भी पूछा है। तो आप जो है इसको यूं ही हल्के में नहीं ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। जब जलों में नाइट्रेट और फास्फेट जैसे पोषक तत्वों की अधिकता के कारण शैवाल यानी कि एल्गी और जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। देखिए, जैसे ही अगर हम फैक्ट्री से या फिर घरों में या फिर कृषि से जो रिस्क के पदार्थ आते हैं, जैसे कि फास्फोरस है, नाइट्रेट है, तो इस तरह के जो पदार्थ हैं अगर जल में जाते हैं, या इसी तरह से साबुन वगैरह है, या फिर घर से जितना भी जो कचरा है, जैसे कि घर का वेस्ट है या फिर मलमूत्र है, ये चीजें जब जल में जाती हैं तो ये क्या है, जल की जो क्या करती हैं, जो पोषक तत्व हैं उनमें संख्या बढ़ा देती हैं जल के अंदर। जब पोषक तत्वों की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है कि जल में काई आ जाती है, काई इकट्ठी होने लगती है। आपने कभी देखा होगा कि काई ज्यादा इकट्ठी होने लगती है। इसी को कहते हैं पोषण, यानी कि जल का पोषण स्तर बढ़ जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन का सीधा सा उद्देश्य होता है कि ज्यादा, मतलब सीधा सा फर्क ये पड़ता है कि ज्यादा एल्गी, काई वगैरह जो है या घास खरपतवार है, ये ज्यादा उगने लगती है वहां पर। जब ये ज्यादा उगती हैं तब होता क्या है कि ये जल से जितना भी ऑक्सीजन है उसको खींचने का प्रयास शुरुआत कर देती हैं। जल से ऑक्सीजन खींचती हैं, और जल में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है, यानी कि O2 की क्या होती है, कमी होती है। O2 की कमी होती है, जिसके कारण जो जलीय जीव हैं, जो ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर हैं, इनको क्या होता है कि इनको होता ये है कि इनको ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि O2 की सप्लाई कम हो जाती है, जिसके कारण इनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप जो है अच्छे से समझ के और उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया को एक बार देख लेते हैं। जल में नाइट्रेट एवं फास्फेट की मात्रा बढ़ती है उर्वरकों, डिटर्जेंट, सीवेज, जैव अपशिष्ट आदि से। ये पोषक तत्व जल में शैवाल और जलीय पौधों को की तीव्र वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। शैवाल की मोटी परत सूर्य के प्रकाश को जल की गहराई तक नहीं पहुंचने देती है। शैवाल मरने पर उनका अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन होता है, जिससे घुलित ऑक्सीजन यानी कि डाइल्यूट ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से मछलियां और अन्य जलीय जीव मर जाते हैं तथा जल की गुणवत्ता गिर जाती है। नाइट्रेट एवं फास्फेट की भूमिका एक बार देख लेते हैं। नाइट्रेट
उर्वरकों, मानव एवं पशु अपशिष्ट तथा औद्योगिक अपशिष्ट से जल में मिलकर शैवाल की वृद्धि को बढ़ावा करते देते हैं। फास्फेट की बात करें तो डिटर्जेंट, फास्फेट युक्त उर्वरक एवं सीवेज से जल में मिलकर शैवाल की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। मुख्य स्रोतों की बात करें तो कृषि अपवाह, घरेलू सीवेज, डिटर्जेंट एवं फास्फेट युक्त साबुन, औद्योगिक अपशिष्ट, पशु मल एवं मानव अपशिष्ट। यूट्रोफिकेशन का परिणाम क्या होता है? शैवाल की अत्यधिक वृद्धि यानी कि एल्गी ब्लूम जो है होती है और जल का रंग हरा हो जाता है और गंध आने लगती है। सूर्य के प्रकाश का जो है प्रवेश कम हो जाता है। घुलित ऑक्सीजन यानी कि डीओ की मात्रा कम होती जाती है। मछलियां एवं अन्य जलीय जीव जो है मर जाते हैं। किसके कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण। जल की गुणवत्ता खराब होती जाती है जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है क्योंकि उसमें सड़न पैदा होती है और तरह तरह के जीव और अलग चीजें जो है उसमें पनपने लगती हैं। जैव विविधता में कमी आती है तो ये सब चीजें हैं। शैवाल वृद्धि यानी कि एल्गल ब्लूम क्या है? जब किसी जलाशय में शैवाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं और जल की सतह पर मोटी परत बना लेते हैं, इसी वृद्धि को एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये यूट्रोफिकेशन का ही परिणाम है। तो मैंने आपको बता दिया है। यूट्रोफिकेशन से प्रभावित जलाशय जैसे कि झीलें, तालाब, बांध, जलाशय, धीमी गति से बहने वाली नदियां इत्यादि जो है यूट्रोफिकेशन से अधिक प्रभावित होती हैं। यानी कि आप सिंपल सी भाषा में समझिए, जहां जल रुका हुआ है वहां पर ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए अब आगे देखते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव एवं नियंत्रण। तो इसका अगर हम देखें मानव पर प्रभाव, एक बार इसको देख लेना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूषित जल से कॉलेरा, टाइफाइड, पेचिस, हैजा, हेपेटाइटिस, डायरिया, पोलियो इत्यादि रोग होने की संभावना बनी रहती है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही जैसे कि भारी धातु है, सीसा, पारा, कैडमियम से कैंसर, किडनी व लीवर की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जब हम साइंस वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी बीमारियां हैं उनको हम अच्छे से देखेंगे और क्या क्या किस वजह से बीमारियां होती हैं, कौन सा विषाणु कौन सा जीवाणु कार्य करता है, तो हम उसको देख लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं फ्लोराइड नाइट्रेट की अधिकता से दांत व हड्डियों की समस्या तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। जल प्रदूषण से त्वचा रोग, श्वसन रोग तथा हार्मोन असंतुलन भी देखने को मिलता है। जलीय पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देख लीजिए। जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से मछलियां व अन्य जलीय जीव मर जाते हैं। यूट्रोफिकेशन के कारण शैवाल की अधिक वृद्धि होती है जिससे जल की गुणवत्ता खराब होती जाती है। विषैले पदार्थ जलीय जीवों के शरीर में एकत्र होते हैं। इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैव विविधता घटती है और परिस्थिति संतुलन जो है बिगड़ जाता है। जैसे कि आप जो है इस तरह का मैप का प्रयोग भी कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। जैसे कि जल की गुणवत्ता खराब होना, मानव स्वास्थ्य प्रभावित होना, ठीक है, जैव विविधता घटती जाती है, जलीय जीवों की मृत्यु होती है। तो जो है आप इस तरह के चार्ट बना सकते हैं। सीवेज उपचार के लिए आप जो है इस तरह का चार्ट बना सकते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय की बात करें तो ये प्रश्न जो है यहाँ से प्रश्न काफी बनते हैं तो ये आपको याद रखना है। जल प्रदूषण के नियंत्रण के जो उपाय हैं जैसे कि सीवेज उपचार, घरेलू गंदे पानी को उपचारित करके ही नदियों तालाबों में छोड़ा जाए। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, उद्योगों के लिए अपशिष्ट को उपचारित करके छोड़ा जाए। कृषि रसायनों को नियंत्रित उपयोग, कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण, जन जागरूकता इत्यादि जो है इसमें शामिल होते हैं। सबसे पहले सीवेज उपचार को देख लीजिए। इसमें स्क्रीनिंग होती है यानी कि बड़े कचरे को छाना जाता है, छान के अलग किया जाता है। उसके बाद प्राथमिक निस्पंदन होता है यानी कि ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं। एक टैंक में उसको पानी को स्टोर किया जाता है, जितने भी ठोस कण है वह सभी नीचे बैठ जाते हैं। फिर ऊपर का पानी जो है बाहर निकाला जाता है, जैविक पदार्थ हटाए जाते हैं और फिर कीटाणुओं को नष्ट कर जल को सुरक्षित बनाया जाता है और ये अंतिम कीटाणु शोधन होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। समुद्री पर्यावरण काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। समुद्र पृथ्वी की जल सतह का 71% भाग है। तो ये आप समझ लीजिए। और जल जो है 71% भाग घेरते हैं और पृथ्वी की पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री परितंत्र की अगर बात की जाए तो समुद्री परितंत्र में समुद्री जल, समुद्री जीव जंतु, समुद्री पौधे, समुद्री तल, तटीय क्षेत्र शामिल होते हैं। तो ये क्या है? समुद्री परितंत्र है। ये अपने आप में एक संतुलित तंत्र है जहां सभी घटक परस्पर निर्भर होते हैं। समुद्री पर्यावरण में प्रकाश, तापमान, लवणता, द्रवित ऑक्सीजन आदि जो है महत्वपूर्ण कारक हैं। और समुद्री जैव विविधता की बात करें तो यानी कि मैरीन बायोडायवर्सिटी, समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जैसे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवाणु, शैवाल, प्लवक मछलियां, जेलीफिश, कोरल, सीग्रास तथा समुद्री स्तनधारी। कोरल रीफ, मैंग्रोव, सीग्रास बेड व समुद्री शैवाल समुद्री जैव विविधता के प्रमुख भाग हैं। इन्हीं विविध जीवों व पौधों के कारण समुद्री परितंत्र उत्पादक, स्थायी और संतुलित बना रहता है।
ठीक है, समुद्री संसाधन की बात करें तो समुद्र हमें अनेक प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है, जैसे कि भोजन के लिए मछली है, शैवाल है, सीप है, नमक है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, मोती है, प्रवाल, मैग्नीशियम, ब्रोमीन इत्यादि जो है समुद्र से ही प्राप्त होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें, समुद्र ऊर्जा का बड़ा स्रोत भी है, जैसे कि ज्वार भाटा जो है इससे ऊर्जा बनाने की संभावना बनी रहती है, ऊर्जा बनाई भी जाती है। तरंग ऊर्जा, तापीय ऊर्जा इत्यादि जो है ये ऊर्जा का भंडार है। समुद्री संसाधनों का सतत व वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहें। एक बात आपको याद रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है। समुद्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है और ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है और जलवायु संतुलन बनाए रखने में ये सहायक होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो समुद्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। लेकिन पृथ्वी का फेफड़ा एक और चीज है, उसको भी कहा जाता है। वह है स्थल पर। वह क्या है? उसका नाम बताइए। यानी कि मैं सिंपल सा बता देता हूँ, एक वन है, फॉरेस्ट है, ठीक है, ये कहाँ है और उसका नाम क्या है, कहाँ है, उसको जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है, जिसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, समुद्री प्रदूषण यानी कि मैरीन पॉल्यूशन। ये प्रश्न जो है यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप जो है इसको अच्छे से कर लीजिए। समुद्र में किसी भी प्रकार के भौतिक, रासायनिक या जैविक पदार्थों का प्रवेश जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचती है, समुद्री प्रदूषण कहलाता है। ऑयल स्पिल ये हमेशा चर्चा में रहता है। यहाँ से जो है प्रश्न अधिकतर बनते हैं क्योंकि ये लगातार चर्चा में रहता है। तो तेल जो टैंकर हैं, हानिकारक ड्रिलिंग जहाजों या पाइपलाइनों से तेल का रिसाव होता है। ये समुद्री जल की सतह पर फैलकर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन के आदान प्रदान है उसको रोक देता है। जैसे कि सपोज करिए कि ऊपर जब ये फैल जाता है तो क्या होता है, एक तो सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं पहुंचता है, दूसरा जो है विषैले तत्व पानी में शामिल होते हैं, और तीसरा क्या है कि पानी में जो घुलित ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्सीजन जो घुलती है उसकी मात्रा को भी ये कम कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं है नीचे तक। इससे जो है समुद्री पक्षी, मछलियां और अन्य जीव जो है प्रभावित होते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक एवं माइक्रो प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में आप देख सकते हैं, प्लास्टिक बैग, बोतलें, जाल, रस्सियां समुद्र में पहुंचकर प्रदूषण फैलाते हैं। माइक्रो प्लास्टिक जो कि 5 mm से छोटे कण होते हैं, समुद्री जीवों द्वारा निगले जाते हैं, इनको पता भी नहीं चलता है और ये निगल लेते हैं। ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कछुए की गर्दन में प्लास्टिक की थैली फंसी है और इसी तरह से जाल वगैरह फंसा होता है, जो कि आप यहाँ देखिए। रासायनिक प्रदूषण की बात करें, उद्योगों से निकलने वाले रसायन कृषि से बहकर आने वाले कीटनाशक और भारी धातुएं समुद्र में मिलती हैं, जैसे कि डीडीटी, पीसीबी, पारा, सीसा, कैडमियम जैसे रसायन समुद्री जीवों में जमा होकर जैव संचयन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। देखिए किस तरह से जो है हम डायरेक्ट जो है इसका पानी तालाबों में, नदियों में और इसी तरह से समुद्र में डाल देते हैं, जिससे ये प्रदूषित होता है। उसके बाद करते हैं समुद्री कचरा, जैसे कि त्यागे गए मछली पकड़ने के जाल, रस्सियां, धातु के टुकड़े, कांच, कपड़ा आदि जो है समुद्र में कचरा बढ़ाते हैं। ये कचरा समुद्री जीवों को फंसाता है तथा उनकी मृत्यु का कारण भी बनता है। थर्मल प्रदूषण की बात करें तो बिजली घरों और उद्योगों से गर्म जल समुद्र में छोड़ा जाता है। इससे जो है वहाँ का जो वाटर जो है वह गर्म हो जाता है और इससे जल का तापमान बढ़ता है और समुद्री जीवों के लिए प्रतिकूल स्थिति बनती है। समुद्री प्रदूषण के प्रभाव अगर हम देखें तो समुद्री जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है, मत्स्य उद्योग पर नुकसान पहुंचता है। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि भारत जो है, भारत मत्स्य सॉरी मत्स्य उद्योग में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? कौन सा स्थान रखता है? तो ये कौन सा रखता है? सेकेंड। कौन सा? सेकेंड। यानी कि भारत जो है मछली पकड़ने में विश्व में सेकेंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे है। अब आपको बताना है कि पहले नंबर पर कौन है मछली पकड़ने के मामले में, मछली उत्पादन के मामले में फर्स्ट पे कौन है, उसका नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब आगे देखते हैं, जलीय जीवों की संख्या घटती है, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, खाद्य श्रृंखला असंतुलित होती है, तटीय क्षेत्रों का सौंदर्य एवं पर्यटन है प्रभावित होता है। जल प्रदूषण के स्रोतों को देख लेते हैं, तो इनको हम क्विक देखते हैं। जल प्रदूषण प्रकृति एवं मानव जनित दोनों कारणों से होता है, परंतु मानव जनित जो कारण है वह ज्यादा प्रमुख है। जैसा कि आप यहाँ पर
देख सकते हैं विभिन्न प्रकार का, जैसे कि घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह, धार्मिक एवं अन्य स्रोत भी होते हैं। घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह, धार्मिक स्रोत, अन्य स्रोत, इनको जो है पहुंच करके आप लोग देख लीजिए। और इन सभी स्रोतों से जल में भौतिक यानी कि गंधलापन, रंग, गंध, रासायनिक विषैले रसायन, जैविक रोगजनक सूक्ष्म जीव, प्रदूषक मिलते हैं, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना नियंत्रण एवं प्रबंधन की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। तो जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ, यह आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, काफी महत्वपूर्ण है और कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। वन लाइनर प्रश्न है, इनको देखते हैं प्रश्न किस तरह से आपके बनते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और मैंने भी आपको बताया है, तो ये है 71%। तेल रिसाव यानी कि ऑयल स्पिल समुद्री प्रदूषण का किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? ये है रासायनिक प्रदूषण। कैसा है? रासायनिक प्रदूषण है, और इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और हानिकारक जो विषैले तत्व हैं पानी में शामिल होते हैं, यानी कि उनसे जो है जीव जंतुओं को सीधा प्रभाव होता है, नुकसान होता है। अब देखते हैं कथन आधारित कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि आजकल जो है इन प्रश्नों का ट्रेंड ज्यादा है, तो इनको भी जो है हम यहाँ पर देखते चलते हैं। कथन ए है, क्या है कि महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन को जो संतुलन है उसको बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल ये सही है। महासागर से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। क्या महासागर से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो शैवाल है, एल्गी है, ये जो है ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। लेकिन जो शैवाल है, सॉरी, शैवाल जो है ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, समुद्र को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। और दूसरी बात आपको याद रखना है, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसे ही अवशोषकों के कारण महासागरीय जल जो है अम्लीय होता जा रहा है, अम्लीय होता जा रहा है। इसके कारण इसकी प्रभावशीलता कम होती जा रही है, जिससे इस पर लगातार प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि अगर ये अम्लीय होता है तो ये ऑक्सीजन जो है अपने ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता खो देगा, और इस तरह से जो है यहाँ पर काफी समस्याएं देखने को मिलेंगी पृथ्वी पर हम लोगों को। हाँ, अब बात करते हैं क्या ये सही है। तो चलिए देखते हैं, पहला तो सही है, और महासागर से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, बिल्कुल। ये जो है महासागर से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर संतुलन बनाते हैं, क्योंकि महासागर से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है इसलिए संतुलन बनाते हैं। तो इस वजह से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी दोनों सही हैं। बी ए की व्याख्या भी सही से करता है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक समुद्री जीवों के लिए हानिकारक है। क्या ये समुद्री जीवों के लिए हानिकारक है? बिल्कुल, समुद्री जीवों के लिए भी हानिकारक है और मानव के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, दोनों को हानिकारक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समुद्री जीव दिया है तो हम समुद्री जीव को मानेंगे। समुद्री जीव को हानि पहुंचाते हैं, ये बात सत्य है। माइक्रोप्लास्टिक केवल बड़े आकार के प्लास्टिक टुकड़े बनते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक क्या बड़े आकार के प्लास्टिक के टुकड़े हैं? नहीं, ये हैं 5 mm से कम के जो प्लास्टिक हैं, छोटे टुकड़े हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। तो कथन जो है हमारा बी गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? कथन ए सही है, परंतु बी गलत है। तो इस तरह से ये हमारे 4 ऑप्शन जो थे, वो 4 क्वेश्चन थे, इनको हमने कवर किया। हमने आपको बताया किस तरह से प्रश्न बनते हैं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा हमारा ये। इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है विशेष तौर से, ये टॉपिक तो काफी अच्छा है। साथ ही हमें याद रखना है, एक तो यूट्रोफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया है, प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है। और दूसरा मैंने आपको बताया है बीओडी, सीओडी, और साथ ही महत्वपूर्ण डाटा भी दिया है, और मैं ये बताता चला हूँ कि कहाँ पर प्रश्न आगे बनेंगे। और अगला जो चैप्टर है ये है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। ग्रीन हाउस गैस जो है किस प्रकार जो है ग्रीन हाउस गैस जो है किस प्रकार पर्यावरण में आती हैं, देखने को मिलती हैं, और जो ग्रीन हाउस गैस हैं किस प्रकार पर्यावरण में आती हैं, और किस तरह से ये हमारे ऊपर सीधा प्रभाव डालती हैं, तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, सीधे प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में आपके बनते हैं, तो आप जो है इसको अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। और जितना मैं यहाँ बता देता हूँ आप जो है उनको नोट्स कर लीजिए, नोट बना लीजिए। और अगर आप जो है मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप जो है यूपीपीसीएस का पेपर उठाइए, वहां पर चेक कीजिए क्या मैंने इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाले में
क्या मैंने ये गलत बताया है कि जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं क्या वो गलत हैं? आप यूपीएससी का उठाइए, यूपीपीसीएस का उठाइए, जितना मैं आपको बताता हूँ वो प्रश्न आपके आते हैं और प्रश्न बने हैं और आगे बनने की संभावना भी है। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।